हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें आप पूछते हैं कि दी आपने बीपीएससी ट्री 2.0 की तैयारी कैसे करी थी और आपने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया था। तो आज की इस वीडियो में मैंने जिन भी बुक्स को फॉलो किया था, जिन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था, वो सब मैं आपको बताऊँगी एकदम डिटेल में। और सबसे पहले आप देखिए कि मैं इस जगह पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इस जगह पर मैंने बहुत पढ़ाई करी है। मतलब यहाँ पर मैंने बैठ कर जितनी पढ़ाई करी है ना, उतना मैंने घर में और किसी स्पेस में किया भी नहीं है। और यहाँ पर बैठने के बाद अपने आप ऐसा फील होता है कि चलो यार थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। मतलब इस जगह की वाइब्स ही ऐसी हैं। खैर छोड़िए, चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं जिन भी बुक्स का नाम लूँगी या अगर किसी चैनल का नाम ले रही हूँ या किसी टीचर का नाम ले रही हूँ तो वो किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है। बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए मैंने जो जो सोर्सेज को एकदम ट्रूली मतलब पढ़ा था उन सब को मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न की बात करती हूँ। बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा था कि 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे और 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन का 1 नंबर था। फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो थे आपके वो हिंदी और इंग्लिश के पूछे गए थे जो कि क्वालिफाइंग पेपर था। बाकी जो बचा आपका 120 मार्क्स में 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो आपका पूछा गया था जीके जीएस और जो भी आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसमें कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन होता है तो वो होता है 40 मार्क्स का क्वेश्चन। और बाकी 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि आप किस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया है। लाइक अगर आपने एसएसटी से 6 to 8 के लिए अप्लाई किया है तो वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एसएसटी से पूछा जाएगा। अगर आप मैथ्स एंड साइंस के स्टूडेंट हैं तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मैथ्स एंड साइंस से पूछा जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस भी क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ 9 to 10 मैथ्स के लिए भी मैंने क्वालिफाई किया है। आप में से बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि आपका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा कैटेगरी यूआर फीमेल में हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी करी और क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको फॉलो करने के बाद मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा सिलेक्शन भी एंड में हो गया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 40 मार्क्स की जो कि है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपको जीके जीएस मैथ्स सबके मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे 40 क्वेश्चन। तो उसमें ना आपका मेन होता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जिसको हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वो एकदम अच्छे से स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ था पोर्शन में कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स में। ज्योग्राफी आता है उसके अंदर, पॉलिटी के भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स होता है, आपको साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही साथ मैथ्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये होता है 40 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जो मैंने पढ़ा था वो मैंने शशि चरण सर को फॉलो किया था। ऑफिसर्स एकेडमी के टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी यूट्यूब वीडियोस मैंने खूब देखी थी और उनका एक नोट्स भी है मेरे पास जो कि ये नोट्स मैंने आपको बहुत बार दिखाया होगा वीडियो में। तो वो नोट्स मैंने बार बार रिवीजन किया। ये मैंने बीपीएससी ट्री 1.0 के लिए बनाया था लेकिन उस टाइम पे बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। तो फिर मैंने उसी नोट्स को केवल बार बार रिवीजन किया और मैंने बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज यूट्यूब से सॉल्व किए थे। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो एमसीक्यूज सॉल्व कराते हैं। आप किसी भी टीचर का एमसीक्यू देख सकते हैं, आपको रिविजन केवल अपने नोट्स को करना है। सेकेंड है आपका ज्योग्राफी का मेरा खुद का एक बना हुआ नोट्स है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा था। दूसरा मैंने खान सर की वीडियोस देखी थी जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा रटवाते हैं बच्चों को। तो खान सर की वीडियोस देखने के बाद मैंने ऐसे कुछ मैप्स तैयार कर लिए थे और जैसे इसमें भारत की नदियां हैं और नेशनल पार्क है और इससे रिलेटेड कुछ है। तो ये सारे मैप्स मैंने तैयार कर लिए थे और इनको मैंने बार बार रिवाइज किया था। तो ये ज्योग्राफी के लिए मैंने किया था। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे ज्योग्राफी की बहुत सारी एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। आपको पता है इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिए। आपका नोट्स स्पेसिफिक हो सकता है कि ज्योग्राफी का आपका 100 पन्ना का नोट्स है तो आप वो 100 पेजेस रिविजन बार बार कीजिए, लेकिन एमसीक्यूज जरूर सॉल्व कीजिए, हर तरह के एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। तीसरी चीज़ है पॉलिटी। तो पॉलिटी मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी सार संग्रह से। इसको तो मैंने बहुत बार आपको कहा है कि इसको एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। ये बुक है महेश कुमार बर्नवाल की, ये हिंदी मीडियम की बुक है। आप जाकर किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका एनसीईआरटी का पोर्शन होता है उसका संग्रह है। तो इस बुक को ना जब मैं बीपीएससी ट्री 1.0
के लिए पढ़ रही थी तो इस बुक से मैंने पॉलिटी केवल पढ़ा था। लेकिन जब मैंने बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए तैयारी करी तो यहाँ से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ा, हिस्ट्री भी पढ़ा, पॉलिटी भी पढ़ा और ज्योग्राफी भी पढ़ा। तो सारे पोर्शन को मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह से बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इस बुक को पढ़ने का तरीका मेरा ये था कि मैं हर दिन क्या करती थी, 3 पेजेस पढ़ती थी, नेक्स्ट डे फिर से 3 पेजेस पढ़ती थी और उसको रिवीजन कर करके पढ़ती थी। तो ये था आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक। इसके अलावा मैंने फॉलो करी थी एससीईआरटी की बुक्स। देखिए मेरे पास सारी एससीईआरटी की बुक्स थी। ये आपकी बुक है क्लास 7th की, ये 6th की है, फिर यहाँ पे है क्लास 8th की और इसके अलावा यहाँ पे सारी एससीईआरटी बुक्स हैं। ये मुझे मिल गई थी तो इसलिए मैंने इनको फॉलो किया था, बहुत बढ़िया से फॉलो किया था, बार बार रिवीजन करके किया था। अगर मैं आपको पेजेस दिखाऊँ, देखिए हर पेज में आपको कुछ ना कुछ हाईलाइटेड मिल जाएगा। मैंने बहुत बार इनको रिवीजन किया था और इनको पढ़ने से ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देखिए आपको हर पेज में कुछ ना कुछ हाईलाइटेड मिल जाएगा। और देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इन बुक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ अगर आप इन बुक्स को बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का भी पूछा जाएगा ना तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये था जीके जीएस का पोर्शन जिसके लिए मैंने इन सारी बुक्स को फॉलो किया था। यहाँ पर भी एससीईआरटी की बुक्स है। एससीईआरटी की बुक्स मैंने क्लास 6 से लेकर 8 तक की फॉलो की थी। 1 to 5th का मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। क्लास 6 से 8 तक की बुक्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो भी आपका आता है सारा बुक मैंने पढ़ा था, स्पेशली जीके के लिए। एनसीईआरटी सार संग्रह और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के मेरे नोट्स और इसके अलावा यूट्यूब से आप एमसीक्यूज देख लीजिए। बहुत सारे टीचर्स हैं, लाइक जितने भी टीचिंग चैनल हैं, अध्ययन मंत्रा, सचिन एकेडमी, फिर आपका हो गया ऑफिसर्स एकेडमी, फिर नवीन सर का जो प्लेटफॉर्म वाला हो गया, सब पे एमसीक्यूज कराया जाता है। टीचिंग परीक्षा आप सब जगह से एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन था जिसको मैंने बहुत कम पढ़ा था। लिटरली मैंने लास्ट में 2-3 दिन ही करंट अफेयर्स पढ़ा था और मैंने केवल मैराथन सेशन देखे थे। कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए जिसमें 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिखा हो, 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिखा हो, उसको देखिए। क्योंकि पता है करंट अफेयर्स से केवल आपके 5 से 6 सवाल ही आएंगे और उसका जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं वहीं से सवाल आ जाए। और 5 से 6 सवाल में अगर आप तुक्का लगाएंगे ना तो 1-2 सवाल आपके सही भी हो जाएंगे। तो 3-4 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मुझे लगता है कि मैंने केवल 2 वीडियो करंट अफेयर्स की देखी थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा था क्योंकि एंड के टाइम में मैं जब ज़्यादा पढ़ रही थी तो मुझे हेडेक हो रहा था। तो मैंने केवल 2 वीडियो ही देखी थी करंट अफेयर्स की और वो कौन सा चैनल था वो मुझे याद भी नहीं है। आप ऐसे ही रैंडमली देख लीजिएगा करंट अफेयर्स। तो मैंने तो यही किया था करंट अफेयर्स के लिए। तो ये थी 40 मार्क्स के जीके जीएस की बात। अब मैं बात करूँगी मैथ्स एंड 1 मिनट और मैं आपको एंड में ये भी बता दूंगी कि आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो कैसे परचेज करना और किस टीचर का परचेज करना, कैसे आपको पता चलेगा कि ये टीचर आपको कैसा पढ़ाता है, ये मैं एंड में थोड़ा डिस्कस करूंगी। पहले मैं बुक्स की बात कर लेती हूँ। अब मैं बात करूँगी कि मैंने 6 to 8 के लिए मैथ्स और साइंस की तैयारी कैसे करी। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैथ्स जो मेरा सब्जेक्ट है वो फेवरेट सब्जेक्ट था और मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था। मैथ्स मैंने बहुत बनाया था। तो मैथ्स के लिए मैंने ऐसी कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी थी। हाँ, मैंने 9th-10th के लिए मैथ्स की जो तैयारी करी थी उसी में मेरा 6 to 8 का भी मैथ्स का प्रिपरेशन हो गया था। और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया था। एनसीईआरटीज़ मस्ट हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। तो साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था। और उसके बाद है ये एनसीईआरटी की साइड बुक, ये है एस चांद की बुक। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो इस बुक को आपने मुझे बहुत बार पढ़ते देखा होगा। और एस चांद की बुक्स देखिए, ये क्लास 9th की है। क्लास 9th की फिजिक्स की बुक है, वैसे ही क्लास 9th की बायोलॉजी की बुक है, 6th की बुक है, क्लास 10th की भी है। तो एस चांद की बुक जो है 6 से लेकर 10th क्लास तक मैंने एस चांद की बुक साइंस के लिए पढ़ी थी और ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये बुक्स इंग्लिश मीडियम में है, आप एक बार पता कर लीजिएगा कि ये हिंदी मीडियम में मिलता है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदी मीडियम में नहीं मिलता होगा क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करती हैं। लेकिन हाँ, इन बुक्स को मैंने लगभग 3 बार तो ज़रूर रिविजन किया होगा, रीडिंग करके, हाईलाइट करके। और मैंने मैग्नेट ब्रेन से पढ़ लिया था। मैग्नेट ब्रेन एक यूट्यूब चैनल है जो कि क्लास 6 से लेके 8 तक की हर सब्जेक्ट की वीडियोस डालती है। तो मैंने वहाँ से साइंस की वीडियोस को फॉलो किया था। तो वो आप वहाँ से जाकर मतलब पढ़ सकते हैं साइंस। तो साइंस के लिए मैंने मेनली क्या किया था,
पहला तो एनसीईआरटी, दूसरा एस चांद, तीसरा मैंने मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को फॉलो किया था। इसके अलावा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने ही करने हैं। तो ये था कि क्लास 6 to 8 के लिए मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था। अब मैं बात करूंगी 9-10 के लिए। अगर मैं 6 to 8 की बात करूं तो उसके लिए मैंने कोई भी बैच नहीं परचेज किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा बैच परचेज कर लूंगी तो फिर बुक्स से कैसे पढ़ पाऊंगी, क्योंकि बुक्स भी ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ऊपर से मुझे 9-10 का भी पढ़ना था। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि मेरा जो मटेरियल हो बहुत ज़्यादा कंसाइज हो, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना हो कि मुझे बैच भी देखना है, बुक्स भी पढ़ना है, रिविजन भी करना है। तो मैंने क्या किया था कि अपने मटेरियल को बहुत ज़्यादा कंसाइज रखा था। तो ये था मतलब 6 to 8 के लिए। अब मैं बात करूंगी 9-10 के लिए। तो 9-10 के लिए जो मेरी जीएस की स्ट्रेटजी क्लास 6 to 8 के लिए थी वही 9-10 के लिए भी थी। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए मैंने फॉलो किया था ये RS अग्रवाल की बुक। ये 10th की बुक है और ये क्लास 9th की बुक है। इस बुक को आपने मुझे सॉल्व करते देखा होगा। और इसके अलावा एनसीईआरटी देखिए, ये एनसीईआरटी है 9 और 10 की, ये है हिंदी मीडियम वाली बुक। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा एनसीईआरटी को, क्योंकि आपको पता है मतलब लास्ट टाइम जो 9-10 का एग्जाम हुआ था एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार तो क्वेश्चन 9-10 का थोड़ा इजी था, लेकिन लास्ट टाइम जो पूछा गया था उसमें 9-10 के क्वेश्चन थोड़े टफ थे और सीधे सीधे इसी बुक से पूछे गए थे। इस बार भी मतलब क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा टफ तो नहीं था, आसानी मैं कहूँगी, स्पेशली मैथ्स का, तभी तो कट ऑफ इतना हाई गया है। और इन बुक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो RS अग्रवाल और एनसीईआरटी मैंने 9-10 मैथ्स के लिए फॉलो किया था। इसके अलावा मैंने एक कोर्स भी परचेज़ किया था जो कि मैंने प्लेटफॉर्म से परचेज़ किया था, और वो था अमरजीत सर का कोर्स। और अमरजीत सर की मैं क्या ही बात करूं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। और उस टाइम पे जितनी मेहनत वो कर रहे थे मुझे नहीं लग रहा था कि और कोई टीचर अपने स्टूडेंट के लिए इतना मेहनत कर रहा होगा। मतलब ये तो तारीफ़ के काबिल है, इसलिए मैं सर की तारीफ़ भी कर रही हूँ। उनका मैंने बैच परचेज़ किया था और वहाँ से मैं वीडियोस देखती थी, उनको सॉल्व भी करती थी। एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप बैच परचेज़ करते हैं तो कभी भी लाइव वीडियो मत देखा करिए। लाइव वीडियो में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। पता नहीं कैसे बच्चे लाइव वीडियो देखते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ, वहाँ पर ऑप्शन होता है, उसको 1.5x की स्पीड पे कर सकते हैं, 2x की स्पीड पे कर सकते हैं, तो उससे आपका थोड़ा टाइम सेव होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक अमरजीत सर की कोई भी लाइव वीडियो अटेंड करी होगी। मैंने केवल उनका रिकॉर्डेड वीडियो ही देखा है, जो कि स्पीड बढ़ा के देखा है। तो सर सच में बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। मैथ्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अमरजीत सर बेस्ट है। लेकिन हाँ, जैसे जो मैंने कोर्स परचेज़ किया था उसमें 2-3 टीचर पढ़ाते थे, लेकिन मुझे और टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ अमरजीत सर से आता था और उनसे ना मैं कनेक्ट कर पाती थी और उनसे पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आप भी क्या करिए, अगर आपको कोई कोर्स परचेज़ करना है, लाइक अगर आप SST के हैं 6 to 8 के लिए, या साइंस के हैं, या फिर लैंग्वेज के हैं, तो आप ऐसे मत कोर्स परचेज़ कीजिए कि किसी ने भी कोर्स लॉन्च किया है तो आप बस गए वहाँ से परचेज़ कर लिया 2-3 कोर्स और फिर आप कन्फ्यूजन में रहें। आप क्या कीजिए कि YouTube पर हर एक टीचर की वीडियो पड़ी हुई होती है, आप वहां जाकर उनको पहले देखिए कि आपको उस टीचर से समझ आ रहा है या नहीं। अगर आपको किसी टीचर से बहुत अच्छा समझ आता है ना, तो आप उस टीचर की कोर्स परचेज कर लीजिए। हाँ, ये काम करने में आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको जिस टीचर से समझ आता है उसका कोर्स परचेज करेंगे ना, तब फिर आपका सिलेबस कंप्लीट करने में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि आसानी हो रही है। तो आप इस मेथड से कोर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे मुझे भी जब अमरजीत सर का कोर्स परचेज करना था तो मैंने पहले उनकी डेमो वीडियो देखी थी, तो मैंने 2-3 उनका डेमो वीडियो यूट्यूब पर देखा, उन्होंने मैथ्स पढ़ा रखा था, तब मैंने जाकर उनका कोर्स परचेज किया था। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, पहले आप देखिए कि अगर कोई टीचर कोर्स लॉन्च कर रहा है तो आपको उसे समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ आएगा तो उसके ऐप पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते थे। तो ये थे मेरी सारे सोर्सेस जो कि मैंने BPSC ट्री 2.0 के लिए फॉलो किया था। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि जो भी BPSC ट्री 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी BPSC ट्री 2.0 में सिलेक्शन ले चुके हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि जब भी आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो ईमानदारी से पढ़ाइएगा। आपका मोटिव केवल ये नहीं होना चाहिए कि BPSC ट्री 3.0 में मुझे सिलेक्शन ले लेना है और मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद मुझे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है मैं बच्चों को पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। आपको पता है जब आप स्कूल में जाएंगे, बच्चों को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। उनकी हालत देखकर आपको इतना बुरा फील होगा। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं स्कूल गई तो ग्राउंड लेवल पर मुझे समझ में आया कि मतलब ऐसी कंडीशन हो सकती है।
बच्चे हैं, मतलब शीतलहरी चल रही है, बट उनके पास चप्पल नहीं है, उनके पास स्वेटर नहीं है, फिर भी वो स्कूल आ रहे हैं। सोचिए अगर कोई बच्चा इतनी तकलीफ सह कर भी स्कूल आता है और वहाँ पर हम बस जाते हैं, स्टार्टिंग में कुछ महीने पढ़ाते हैं और उसके बाद हम भी औरों की तरह बन जाते हैं, उन्हें पढ़ाना छोड़ देते हैं। तो सोचिए कि हम एक बहुत इंडिया के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको पता है वो बच्चे इतने निचले स्तर से आते हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे तो किसी के पापा समोसा बेचते हैं, किसी के पापा है ही नहीं, किसी की मम्मी दूसरों के घर में काम करती है। सोचिए जब इस स्तर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो हम टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको डबल एफर्ट से पढ़ाएं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे टीचर्स ये चीज़ नहीं समझते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है अगर हम अपनी लाइफ स्पैन में अगर एक साल में 100 बच्चों को मेंटर करते हैं ना, तो सोचिए 30 साल में हम 3000 बच्चों को मेंटर कर चुके होंगे। और 3000 बच्चे अगर काबिल बन जाते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी टीचर के लिए नहीं हो सकती। अपने ज़मीर को इतना मत मार दीजिएगा कि मुझे ऐसा ही लगता है कि जो टीचर पढ़ाते नहीं उनका ज़मीर पूरा मरा हुआ है, उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, उनके अंदर कोई दया नहीं है, हार्टलेस। ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगी कि हार्टलेस है वो। क्योंकि अगर आप उन बच्चों को देखेंगे ना, आप अंदर से रो रहे होंगे। जब मैं फर्स्ट डे गई थी, कुछ लोगों को देखकर मुझे लग रहा था कि भगवान ये क्यों है ऐसे कंडीशन में। और जब भगवान हमें वो पावर देते हैं कि हम उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हैं या फिर उनको थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, तो हम उसका मिसयूज़ करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ एक चीज़ गांठ बांध लीजिएगा कि चाहे आपका सिलेक्शन किसी भी क्लास के लिए हुआ हो 6 to 8 9 10 11 12, आपको सैलरी मिले या ना मिले, आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही एक सच्चा टीचर होता है जो कि अपने स्टूडेंट्स के इमोशन को फील कर पाता है। और ये समझिए, आई एम सॉरी, आप ये समझिए कि अगर आपके अंदर इमोशन नहीं है ना तो फिर आप अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप वहाँ जाकर आराम से रहेंगे, आपकी नौकरी लग गई है, आप पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, तो फिर आपको पता है आप सबसे बड़ा दुनिया का पाप करेंगे। इसीलिए मैं कहूँगी कि टीचर अगर बनना होगा तो थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बनिएगा। तो बस चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।